नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। यानी कि आज के इस मैराथन लेक्चर में हम जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक के मतलब जुलाई 2024 तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस मैराथन लेक्चर को देख रहे होंगे ना, आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। जितने भी इंपोर्टेंट टर्म्स आती है सभी को नोट डाउन करते हुए चलेगा और अपने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, इस मैराथन में तो हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। अगर आपको लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर चाहिए तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इसी चैनल के ऊपर आपको एक जबरदस्त मैराथन मिल जाएगी। 2 पार्ट में मैंने आपको मैराथन प्रोवाइड करी थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गई थी, जिसमें मैंने आपको पिछले 2 साल के करंट अफेयर कवर कराए थे। 2022 से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर कवर करा रखे हैं इस मैराथन में। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। करंट अफेयर की प्रॉब्लम हमेशा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का मैराथन लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। दोस्तों, यह है उपेंद्र द्विवेदी जी, जिनको इंडियन आर्मी के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया और ये इंडियन आर्मी के 30th चीफ है, यानी कि 30वें चीफ के रूप में चुने गए। एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में इन्होंने किन की जगह ली, यानी कि इनसे पहले इंडियन आर्मी के 29वें चीफ कौन थे। तो यार, उनका नाम था मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जी की जगह किसने ले ली है? उपेंद्र द्विवेदी जी ने ले ली है। क्लियर है? एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। आपको पता ही होगा, विवेक राम चौधरी जी है, नोट करिए। इंडियन नेवी की अगर पूछ ले तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी है। तो तीनों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, हाल ही में जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार करी और दोस्तों इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है लिग्नोसैट। देखिए दोस्तों, लिग्नोसैट को मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया। मैग्नोलिया एक लकड़ी का टाइप होता है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जिसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है ये लकड़ी। तो इस स्पेशल लकड़ी से इस सैटेलाइट को तैयार किया गया है। जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे सितंबर में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया में पहला मौका है जब अंतरिक्ष में लकड़ी से बनी एक सैटेलाइट भेजी जा रही है। यह आपको पूरा ढांचा दिखाई दे रहा है, देखने में बहुत बड़ी लग रही है, जैसे दूसरी सैटेलाइट होती है ऐसे दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी सैटेलाइट है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है वो पूरी सैटेलाइट, जिसका जो साइज है वो इतना है। ये 10 सेंटीमीटर है, चारों तरफ से हर कोना इसका 10 सेंटीमीटर का है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कितना सा होगा इस सैटेलाइट, बहुत ही छोटा सा है। अप्रैल 2020 में विकास शुरू होने के साथ उपग्रह प्रत्येक तरफ से मात्र 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि हर एक जो इसकी है वो 10-10 सेंटीमीटर का है, बहुत ही छोटा सा सैटेलाइट है। तो याद रखिएगा, लिग्नोसैट सैटेलाइट का नाम है और जापान ने इसको तैयार किया है। सितंबर में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। अरुंधति रॉय जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। बहुत बड़ी साहित्यकार है, नोवेलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े नोवेल इन्होंने लिख रखे हैं। तो हाल ही में इनको ब्रिटिश की लाइब्रेरी द्वारा पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो कि एक साहित्य पुरस्कार है। यानी कि जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ हटके करते, कुछ अलग लिखते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले हम पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में समझेंगे, ये है क्या। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार को ब्रिटिश का एक चैरिटी है इंग्लिश पेन, उसके द्वारा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस पुरस्कार का नाम पिंटर पुरस्कार क्यों रखा गया। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े नाटककार थे या फिर प्ले राइटर हम उनको बोल सकते हैं, जिनका नाम था हैरोल्ड पिंटर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 2005 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनके नाम पर इस पुरस्कार को नाम दिया गया था, क्योंकि हैरोल्ड पिंटर उनका नाम था। बहुत बड़े
नाटककार थे, ठीक है, ब्रिटेन के, इसलिए इस पुरस्कार का नाम पेन पिंटर पुरस्कार रखा गया। इंग्लिश पेन एक चैरिटी है ब्रिटेन की बहुत बड़ी, तो पूरा नाम हो गया पेन पिंटर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और दोस्तों पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2005 से हुई थी। किन के नाम पर इसकी शुरुआत हुई है? हैरोल्ड पिंटर, जो कि ब्रिटिश के एक बहुत बड़े नाटककार थे। 2008 में निधन हो गया था 78 साल की उम्र में। 2005 में लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। और पेन पिंटर पुरस्कार से अरुंधति रॉय से पहले भारत के सलमान रुश्दी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? तो दोस्तों हाल ही में अरुंधति रॉय जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इनका पूरा नाम है सुजाना अरुंधति रॉय, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं एक तरीके से। 24 नवंबर 1961 में इनका जन्म हुआ था। 62 साल की इनकी उम्र है। शिलोंग की रहने वाली है। फेमस जो सबसे बुक है इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। इस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिक्शन कैटेगरी में 1997 में सिडनी पीस प्राइज 2004 भी मिला है इनको इसी किताब के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। याद रहेगा? तो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट है अनामिका बी राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। देखिए दोस्तों, नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट किनको बनाया गया है? अनामिका बी राजीव को बनाया गया है। रतिया नौसेना में 22 सप्ताह के गहन परीक्षण के बाद सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव गोल्डन विंग का तमगा लेकर पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। तो दोस्तों इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है अनामिका बी राजीव। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा। सबसे पहले समझेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या। देखिए दोस्तों, किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर जेंडर में कितना गैप है, मतलब जेंडर को लेकर कितना भेदभाव किया जाता है। जैसे कि किसी देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास कितनी फ्रीडम है, कितनी इंडिपेंडेंसी है, महिलाओं के पास कितने राइट्स हैं। क्या महिलाओं के पास भी उतनी फ्रीडम है जितनी किसी देश में पुरुषों के पास है? क्या उतने ही राइट्स महिलाओं के पास है जितने पुरुषों के पास है? बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं के पास पूरी फ्रीडम नहीं होती। कुछ देशों में महिलाएं जो है डेमोक्रेसी में शामिल नहीं हो सकती, पॉलिटिकल मुद्दों में शामिल नहीं हो सकती। कुछ देशों में महिलाओं को पूरा एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार नहीं होता है, शिक्षा का अधिकार नहीं होता है। कुछ देशों में ड्राइविंग का अधिकार नहीं होता। यानी कि बहुत सारी पाबंदी होती है महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले। तो यही चीज देखी जाती है कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किस देश के अंदर कितना जेंडर गैप है, किस देश में जेंडर गैप कम हुआ है, किस देश में भेदभाव कम हुआ है महिलाओं में और पुरुषों में। तो इसी को ही कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। तो हर साल दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर सर्वे करके एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो 2024 में भी जारी करी गई। टोटल 146 देशों के ऊपर सर्वे किया गया और भारत को 129वां स्थान इस रैंक में मिला है। कौन इसको जारी करता है हर साल? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को हर साल जारी करता है। क्लियर है? तो यार भारत का जो स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं है। 140 में से 139वीं रैंक बहुत बढ़िया रैंक नहीं है। यानी कि अभी भी भारत के अंदर गैप बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी हालत देख लेते हैं। बांग्लादेश 99वें स्थान पर है, मच बेटर देन इंडिया। नेपाल 117वें स्थान पर है, इंडिया से बेहतर है। श्रीलंका 122, भूटान 124, इंडिया 129, मालदीव 132 और दोस्तों पाकिस्तान तो लास्ट में है, सेकंड लास्ट है, 145वें स्थान पर है। यानी कि यहां तो बस मामला खत्म ही है। ठीक है, तो भाई ये होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। याद रहेगा। T20 विश्व कप 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो फाइनली दोस्तों 17 साल के बाद भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया है T20 में। क्लियर है? पता होगा आपको, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रनर ऑफ साउथ अफ्रीका रही। तो इनसे रिलेटेड और कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बनेगा। देखिए दोस्तों, 9वां एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का। 2007 में पहला एडिशन इसका खेला गया था, जिसको भी भारत ने जीता था। देखिए दोस्तों, T20
वर्ल्ड कप जीतने वाली 3 ऐसी कंट्री बन गए जिन्होंने 2 बार जीता है। इंडिया ने 2 बार जीता है, 2007 और 2024 में। इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है और साथ ही वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार जीता है। देखिए दोस्तों, किसने इस बार होस्ट करा इसको? मेजबानी वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर इसको करा था। जो फाइनल मैच हुआ था बारबाडोस वेस्ट इंडीज के, वहां पर हुआ था। साथ ही दोस्तों विनर कौन रहा? इंडिया रहा। रनर अप साउथ अफ्रीका थी फाइनल में। टोटल टीम्स 20 टीम ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, पिछले साल तो 16 ही थी। टोटल 55 मैच खेले गए थे। मैन ऑफ द फाइनल मैच, जो फाइनल मैच हुआ, मैन ऑफ द मैच कौन रहे? विराट कोहली रहे, क्योंकि जबरदस्त पारी इन्होंने खेली थी। मैन ऑफ द सीरीज कौन बने? जसप्रीत बुमराह, जबरदस्त बॉलिंग इनकी रही है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच हुआ, स्मार्ट कैच किसने लिया? सूर्य कुमार यादव ने लिया। वाइस कैप्टन कौन थे भारत की तरफ से? हार्दिक पांड्या थे। कैप्टन तो है ही हमारे रोहित शर्मा। फाइनल मैच वेस्ट इंडीज बारबाडोस में खेला गया। देखिए दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। प्राइज मनी के बारे में अगर हम बात करें तो यार, जो विनर टीम होती है आईसीसी की तरफ से, उनको ट्रॉफी के साथ प्राइज मनी कितना मिलता है? 20.42 करोड़ मिलता है। जो रनर अप टीम रहती है, फाइनल में पहुंचती है, उसको 10.68 करोड़ रुपए मिलते हैं। और भारतीय टीम को कितने रुपए मिले बीसीसीआई की तरफ से? 125 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए गई धनराशि। देख रहे हो, आईसीसी दे रही है विनर टीम को केवल 20.42 करोड़ और बीसीसीआई दे रही है भारत की टीम को 125 करोड़ रुपए। डिफरेंस देख रहे हो? तो यार ये इस बार पूरा फंडा था, याद रहेगा। T20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली और विराट कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा, इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया। अभी हमने T20 वर्ल्ड कप के बारे में ही तो बात करी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि इस बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया भारत की तरफ से, वो पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह जी को किया गया। लेकिन इनके अलावा 3 और एम्बेसडर थे इस बार इस वर्ल्ड कप के। कौन कौन? यहां पर देखिए, एक थे हमारे क्रिस गेल, दूसरे थे उसेन बोल्ट और तीसरे शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अभी बताया नोवा एडिशन था 2024 में। शुरुआत 1 जून को हुई थी, खत्म 29 जून को हुआ था। फाइनल मैच की डेट कई बार पूछ ली जाती है, तो 29 जून को खेला गया था। इस बार किसने मेजबानी करी? वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर करी। टोटल 20 टीमें थी, 55 मैच खेले गए। 2022 में किसने मेजबानी करी? ऑस्ट्रेलिया ने करी थी। मेलबर्न में खेले गए थे मैच काफी सारे। 2026 में कौन मेजबानी करेगा? श्रीलंका करेगा। 2022 में कौन विनर था? इंग्लैंड था। पहला एडिशन कब हुआ था इसका? 2007 में। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीमें कौन कौन सी है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और अब इंडिया भी हो गई, क्योंकि इन तीनों टीमों ने 2-2 बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? वो हमारे जो है विराट कोहली ही हैं, जिन्होंने 1292 रन बनाए हैं। और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है? शायद रोहित शर्मा है, जिन्होंने 1220 रन बनाए हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शाकिब अल हसन है, 50 विकेट इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। ये सारी जानकारी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओम बिड़ला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष दोबारा से ओम बिड़ला को चुना गया है। क्लियर है। 2019 में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष इनको पहली बार चुना गया था। दूसरी बार अपना कार्यकाल रिपीट करने वाले 6ठे लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं। क्लियर है। आपको पता है मोदी सरकार 3 पॉइंट आ चुकी है, तो इन्होंने दोबारा से शपथ ले ली है अध्यक्ष पद के लिए। क्लियर है। अब लोकसभा की बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है, तो ये भी हम जानेंगे कि भाई लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। 15 मई 1952 में इनको नियुक्त किया गया था। दूसरे स्पीकर कौन थे? M.A. अयंगार थे। 8 मार्च 1956 में इन्होंने अपना पदभार संभाला था। ओम बिड़ला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण बिड़ला इनका पिता का नाम था। माता का नाम श्रीमती शकुंतला बिड़ला, पत्नी का नाम अमिता बिड़ला है। शिक्षा इन्होंने M.Com कर रखी है। लोकसभा क्षेत्र इनका कोटा राजस्थान है। राजस्थान विधानसभा सदस्य भी ये रह चुके हैं 3 बार, 2003, 8 और 2013 में। लोकसभा सदस्य ये 16वीं और 17वीं और 18वीं लोकसभा के रही हैं। पहली बार लोकसभा स्पीकर 19 जून 2019 को इनको नियुक्त किया गया था। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते। अब आपके माइंड में सवाल यही आ रहा होगा कि भैया हमने
आपने ओलंपिक गेमों के बारे में सुना है, कॉमनवेल्थ के गेम के बारे में सुना है, ये ब्रिक्स गेम कौन सा आ गया? आप सभी को ब्रिक्स के बारे में तो पता ही होगा, BRICS, ठीक है। ये 5 देशों का समूह है जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का ये समूह है, एक संगठन है, ठीक है, जो इन देशों में कोई भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, परेशानी होते हैं, उनके ऊपर ये हर साल चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 2017 में पहला एडिशन इन गेमों का ब्रिक्स खेलों का खेला गया था, क्लियर है। बाकी जो अदर कंट्री है एशिया की, वो इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरुआत में से वे 1-2 ही खेलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक्स गेम 2024 का हाल ही में आयोजन हुआ। भारत ने 29 पदक इसमें जीते। अब देखिए कौन कौन से देश ने कब कब इसकी मेजबानी करी। इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत का नंबर भी आया था इसको मेजबानी करने का, लेकिन 2021 में भारत का नंबर पड़ा था, 2021 में भारत को होस्ट करना था, लेकिन उसी टाइम पर खेलो इंडिया यूथ गेम भी थे भारत में, जिसकी वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि कैंसिल हो गए। देखिए 2017 में इनकी जो मेजबानी करी वो चाइना ने करी थी। केवल 3 गेम हुआ करते थे, वॉलीबॉल, एक वुशु, एक और टैलो, पता नहीं क्या था ये। उसके बाद 2018 में साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी करी, वॉलीबॉल था और एसोसिएशन फुटबॉल था, क्लियर है। 2019 में नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस। 2021 में भारत को ने इसकी मेजबानी नहीं करी। 2022 में पिछले साल चाइना में इसकी मेजबानी हुई, कोरोना वायरस था, ऑनलाइन खेला गया। ब्रेक डांस, चेस और 3 गेम थे। लेकिन इस बार 2023 में साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी करी। कुछ और खेल जोड़े गए, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल, इस टाइप के। लेकिन 2024 में इसकी मेजबानी काजान, रशिया में करी गई और इस बार 27 स्पोर्ट, सबसे ज्यादा 27 स्पोर्ट इसमें थे। मेडल अगर हम देखें, रूस ने सबसे ज्यादा जीते, 509 मेडल, बेलारूस ने 247, चीन ने 62, उज्बेकिस्तान ने 114, ब्राजील ने 51 और भारत की बात करें तो 8वीं रैंक भारत को मिली है। भारत ने टोटल 29 मेडल ब्रिक्स गेम में जीते हैं। गोल्ड 3, चांदी के 6 और 20 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो ये है भाई ब्रिक्स खेल। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करी। देखिए दोस्तों, एक साल में बांग्लादेश के साथ जो भारत की मीटिंग हुई है वो कम से कम 10 बार हो चुकी है और इस बार सबसे बड़ा फैसला लिया गया। जो बांग्लादेश के नागरिक हैं जो इलाज के लिए भारत आते हैं, उनके लिए भारत ने ऑनलाइन एक मेडिकल वीजा की सुविधा कर दी है। मतलब अगर किसी को इलाज कराने के लिए भारत में आना है, बांग्लादेश के नागरिकों को, तो उनके लिए एक स्पेशल मेडिकल वीजा बना दिया गया है। ई मेडिकल वीजा है जिसको बहुत ही इजीली अप्लाई किया जा सकता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो काफी बेहतरीन सी फैसिलिटी भारत ने बांग्लादेश के लोगों को यहां पर दी है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद है बांग्लादेश की, और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। दोस्तों आपने भी वीडियोस वगैरह देख ली होगी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये शानदार सा दिखने वाला ये पुल है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच 40 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस ट्रायल रन को पूरा कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, इस पुल की जो कुल लंबाई है वो 1315 मीटर है। मेहराब का जो फैलाव है वो 467 मीटर है। मेहराब, ये जो आर्क बना हुआ है, इसका कुल फैलाव की मैं बात कर रहा हूं, 359 मीटर ऊंचा ये नदी तल से पुल है जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। आईफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर ही है, सर्च करके देख लीजिएगा, क्लियर है। और इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर। तो काफी बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल करी है सबसे ऊंचा पुल बना के। हाल ही में अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों ट्राई जिसका मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 20 फरवरी 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है। ट्राई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या फिर चेयरमैन है वो अनिल कुमार लाहौती हैं। सेक्रेटरी अतुल कुमार चौधरी को बनाया गया। देखिए दोस्तों, ये जो चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती, ये पहले रेलवे बोर्ड के चीफ हुआ करते थे।
अब कौन है रेलवे बोर्ड के चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई चीफ ऑफ रेलवे बोर्ड है अब जया वर्मा सिन्हा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 को मनाया गया। हाल ही में 21 जून गया है, तो इसी दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, दुनिया भर के अंदर एक अलग थीम के साथ। इस बार थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है उस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाना। अगर योगा डे है मतलब दुनिया भर के अंदर योगा को लेकर अवेयरनेस फैलाना, योगा कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है हमारे सेहत के लिए, उसको लेकर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, ठीक है, ये इसका मकसद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल थे। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट में आयोजित किया गया। रेड फ्लैग बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है जो कि बहुत सारे देशों की सेनाओं के बीच में परफॉर्म किया जाता है। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था जिसे अमेरिका वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। एक साल में 2 बार इसको आयोजित किया जाता है। 2024 के दूसरा एडिशन था, एक बार पहले हो चुका है, इस बार दूसरा हो रहा था। भारत के अलावा इस अभ्यास में सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की वायुसेना ने भी भाग लिया था। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एलियंस एयरफोर्स बेस अलास्का में 4 जून से लेकर 14 जून 2024 तक आयोजित अभ्यास में रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए रेड फ्लैग एक्सरसाइज से लेकर, तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि अलग अलग देशों की एयरफोर्स के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है एक साल में 4 बार। विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज लोकी फर्गुसन बने। मेडन ओवर उसको बोलते हैं जब एक भी बॉल पर, पूरे ओवर में एक भी बॉल पर एक भी रन नहीं दिया जाता, यानी कि सारी की सारी डॉट बॉल निकाल दी जाती है, उसको मेडन ओवर बोलते हैं। लोकी फर्गुसन जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं। इन्होंने T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड के आखिरी ग्रुप स्टेज में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ अपने 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट भी ले लिए। 4 ओवर फेंके और एक भी रन इन्होंने नहीं दिया। अन्य गेंदबाज कनाडा के साद बिन जाफर है। साद बिन जाफर ने वर्ष 2021 में कुलीज में T20 विश्व कप अमेरिका क्षेत्रीय क्वालिफायर मैच में पनामा के खिलाफ 4 मेडन ओवर बिना किसी रन दिए 2 विकेट लिए थे। तो इनसे बेहतर कौन बन चुके हैं? लोकी फर्गुसन, क्योंकि इन्होंने 3 विकेट भी ले दिए और 4 के 4 मेडन ओवर फेंके। और T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। देखिए दोस्तों, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास यानी कि एयरफोर्स का हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी भारत करने जा रहे हैं। और इसको बिल्कुल जो रेड फ्लैग अभ्यास है ना, अभी मैंने आपको बताया अमेरिका वाला, उसकी तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी भाग लेने की उम्मीद है। ये सारे देश की जो एयरफोर्स है वो इसमें भाग लेंगी और इसकी मेजबानी, तरंग शक्ति की मेजबानी भारत इस बार करने जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पद से 24 साल के राज के बाद इस्तीफा दे दिया है। देखिए दोस्तों, सन 2000 से लेकर 2024 तक उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे वो नवीन पटनायक जी थे, लेकिन फाइनली 24 साल के राज के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ये यहां पर थोड़ा सा गलत है, मोहन चरण मांझी, MOHANCHARAN, मांझी, MAGHI। नोट करिए, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। यहां पर मैंने रघुवर दास लिख दिया था बाय मिस्टेक, उसके लिए माफी चाहता हूं। रघुवर दास जो है वो गवर्नर है। रघुवर दास गवर्नर है उड़ीसा के। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। और सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। नवीन पटनायक जी ने इस्तीफा दे दिया है 24 साल के बाद। याद रहेगा, नोट करिए।
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें पायदान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोला जाता है। यह देखा जाता है कि जो भाई ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन किस देश के अंदर कितना कम हुआ है, क्लाइमेट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, पोल्यूशन का, उस चीज को लेकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किस देश के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है, किस देश के अंदर पोल्यूशन बढ़ा है, उस चीज को देखते हुए बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्लियर है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है, ठीक है, किस देश का एनवायरनमेंट कितना बेहतर है, किस देश का एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है दिन ब दिन, ये देखा जाता है। कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है? येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसको जारी करता है। इस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इस सूचकांक में यानी कि इस इंडेक्स में भारत तो 176वें स्थान पर रहा, यानी कि कंडीशन काफी खराब है भारत की। पहले स्थान पर रहा एस्टोनिया, स्कोर देखिए 75.3, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड चौथे पर, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। भारत 176वें स्थान पर है। इंडिया 177 पर, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान, वियतनाम, ये कंडीशंस हैं। DFCCIL के अगले MD के रूप में श्री रविंद्र कुमार जैन को नियुक्त किया गया। DFCCIL है क्या? इसका मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, ये भी एक रेलवे का ही डिपार्टमेंट है। भारत के अंदर जो मालगाड़ी तंत्र है उनकी डेवलपमेंट के लिए जो कॉरिडोर है, गलियारे हैं, ट्रैक हैं, ठीक है, मालगाड़ियों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करता है DFCCIL डिपार्टमेंट। तो इसी डिपार्टमेंट के जो नए MD नियुक्त किए गए हैं वो श्री रविंद्र कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। चेयरमैन कौन है? जया वर्मा सिन्हा है रेलवे की। मैं आपको फिर से दोबारा से बता रहा हूं, क्लियर है? मैंने डेफिनेशन लिख दिया। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited is a public sector undertaking which undertakes planning, development and mobilization of financial resource and constructions, maintenance and operations of dedicated freight corridor, जिसका गठन 30 अक्टूबर 2006 में हुआ था। इस डिपार्टमेंट का गठन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। क्लियर है? ओनर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंदौर मध्य प्रदेश पर नोटा यानी कि नन ऑफ दीज अबोव पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े, यानी कि वो कौन सी सीट रही पूरे भारत में से इस बार लोकसभा इलेक्शन में जिस पर सबसे ज्यादा नोटा वोट पड़े? तो दोस्तों वो इंदौर की सीट थी जहां पर 2,18,694 नोटा पर वोट डाले गए। क्लियर है? 2019 में गोपालगंज थी जिसमें 51,660 नोटा पर वोट डाले गए। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ नोटा पर वोट डाले गए इंदौर सीट पर। लेकिन दोस्तों वो इंदौर की ही सीट पर है, इंदौर की ही सीट है जिस पर शंकर लालवानी को सबसे ज्यादा वोट मिले। भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? शंकर लालवानी। किस सीट पर? इंदौर पर। कितनी वोट मिली? 12,26,751 वोट मिली और ये रिकॉर्ड वोट थी। क्लियर है? इससे ज्यादा किसी को भी नहीं मिली। और दोस्तों ये बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे, याद रहेगा, इंपोर्टेंट है बहुत ही। नेक्स्ट है खेल से रिलेटेड। रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। ऐसे ही थोड़ी ना इनको हिटमैन बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने दुनिया के। देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा ने कमाल अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 673वें मैच में पूरा किया। आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 52 रन की पारी खेली और रिटायर हर्ट हुए। क्लियर है? तो यार 600 छक्के पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे कम गेंदों पर 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। रोहित शर्मा 4000 रन पूरे करे हैं इन्होंने सबसे कम गेंदों में 2860 गेंदों में। दूसरे नंबर पर विराट कोहली जिन्होंने 4000 रन पूरे करे हैं 2900 बॉलों में। और तीसरे हैं भाई बाबर आजम पाकिस्तान के, 3079 रन गेंदों में इन्होंने 4000 रन पूरे करे हैं। जल्दी यहां पर आपको एक और नाम दिखेगा भारत का, कौन सा क्रिकेटर है वो नाम बताइए जो कि बहुत ही स्पीड से रन बनाता है।
चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर चीन के द्वारा भेजा गया। देखिए दोस्तों, हाल ही में चीन ने चांग-ई 6 यान चंद्रमा पर भेजा और उसी जगह पर भेजा जहां पर हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा था, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है ना चांद का, वहां पर भेजा। यानी कि लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन था, जो 4 अरब वर्ष पूर्व पहले बना एक क्रेटर है जो 13 किलोमीटर गहरा है और इसका व्यास 2500 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक रोबोटिक यान है, मतलब ये चांद से सैंपल कलेक्ट करके लेकर आ चुका है धरती पर। चाइना का चांग-ई 6 यान। 3 जून 2024 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में पिछले महीने 3 जून गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके कि साइकिलिंग करना इंसान के स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग करना, और सभी को करनी भी चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। हर बार एक अलग थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार का थीम नोट करिए फटाफट, प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग इस बार का थीम था। 2018 अप्रैल से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। सबसे पहले समझेंगे प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। देखिए दोस्तों, लोकसभा के एक स्पीकर तो होते ही हैं मेन वाले, जो कि ओम बिड़ला जी हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ध्यान से समझिए। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। यह तब तक के लिए होता है जब तक संसद को लोकसभा स्पीकर नहीं मिल जाता, यानी कि जब तक संसद के लिए लोकसभा का स्पीकर नहीं चुना गया है तब तक काम करता है प्रोटेम स्पीकर। ऐसे में संसद के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो संसद का सबसे एक्सपीरियंस्ड या फिर सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको ही राष्ट्रपति जी द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। समझ गए? प्रोटेम स्पीकर का कुछ ये भी काम होता है, जो नए निर्वाचित सदस्य है उनको शपथ दिलाने का काम भी प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। समझ गए? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट वन, केरल का कोझिकोड शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना। केरल का एक बहुत ही पॉपुलर शहर है कोझिकोड, जो कि बुक्स के लिए, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पहले से ही। हाल ही में इसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का ताज दे दिया है, मतलब इसको दर्जा दे दिया है। और इससे पहले सिटी ऑफ म्यूजिक किसको दिया गया था? अभी कुछ महीनों पहले। किसको? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को। तो यार ग्वालियर शहर सिटी ऑफ म्यूजिक, और सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया? केरल के कोझिकोड शहर को। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी दिन ये दर्जा दिया गया है कोझिकोड शहर को। यहां पर समझिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में दुनिया भर के शहर शामिल है जो अपनी विकास रणनीतियों के अभिन्न अंग के रूप में संस्कृति और रचनात्मक का उपयोग करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल करने के साथ नेटवर्क अब 100 में से अधिक देशों में 350 रचनात्मक शहरों का दावा करता है। जो 7 रचनात्मक क्षेत्र, यानी कि किन किन क्षेत्र में यूनेस्को इन शहरों को दर्जा देता है? शिल्प, साथ ही लोक कला, डिजाइन, फिल्म, साथ ही गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और मीडिया कला और संगीत के जो क्षेत्र है ना, ये 7, इन्हीं 7 क्षेत्र में किसी शहर को स्पेशल दर्जा देता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूं। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद द एम ऑफ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, यानी कि दुनिया भर के अंदर शांति को प्रमोट करने का काम होता है। सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन से जुड़ी जो चीजें हैं या फिर स्थल है, आर्ट कला से जुड़े या फिर साइंस या फिर कल्चर से जुड़े, संस्कृति से जुड़े स्थल है, उनको सिक्योर करने का
काम भी होता है यूनेस्को का, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। हेडक्वार्टर्स पेरिस और फ्रांस के अंदर है यूनेस्को का। क्लियर है। फाउंडर्स इसके सऊदी अरेबिया, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, तुर्की, ये सब थे। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? जिंग क्यू डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है। तो समझ गए, हाल ही में सिटी ऑफ लिटरेचर किसको चुना गया? केरल के कोझिकोड को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भगत कबीर धाम की स्थापना की घोषणा कर दी है। देखिए दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में अगर हम बात करें, उनका जन्म 1398 में हुआ था वाराणसी के अंदर। बहुत बड़े साहित्यकार या फिर कवि थे, जिनका निधन 1518 में हुआ था 120 साल की उम्र में। पूरा नाम कबीरदास जी इनका था। ठीक है। कामली कमल इनके एक बेटे का नाम था, मतलब 2 बेटे थे इनके अलग अलग। ये क्लियर है। पंजाब की बात हो रही है, सीएम बता चुका हूं भगवंत सिंह मान है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, याद रखिएगा। तो पंजाब के अंदर भगत कबीर धाम बनने जा रहा है, इसकी स्थापना की घोषणा कर दी है पंजाब के सीएम ने। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे अधिक रन बनाने वाला देश बन गया है वेस्ट इंडीज। पावर प्ले कौन सा होता है? यानी कि शुरुआत के जो 6 ओवर होते हैं उसमें हमारा पावर प्ले चलता है। डिफरेंस इतना होता है, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो थोड़ा फास्ट भी खेलते हैं, और पावर प्ले में जो बाउंड्री होती है वो तो उतनी होती है, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी होते हैं, वो थोड़े से क्लोज होते हैं। पावर प्ले खत्म होने के बाद थोड़े से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये रूल भी होते हैं अपने कुछ। तो पावर प्ले यानी कि शुरुआत के 6 ओवरों में सबसे तेज रन, सबसे अधिक रन बनाने वाले वेस्ट इंडीज टीम बन गई है। वेस्ट इंडीज ने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 92 रन बनाए 6 ओवर में 1 विकेट खोकर। दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है। 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 91 रन बनाए थे 1 विकेट खोकर। इंग्लैंड ने 89 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2016 में वानखेड़े स्टेडियम में। और नंबर 4 पर आता है इंडिया, जिन्होंने 82 रन बनाए थे 2 विकेट खोकर स्कॉटलैंड के खिलाफ 2021 वर्ल्ड कप में। पावो नुरमी गेम 2024 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 15.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। अब सवाल उठता है, पावो नुरमी गेम क्या है? ओलंपिक गेम के बारे में सुना है, कॉमनवेल्थ के बारे में सुना है, ब्रिक्स गेम के बारे में भी सुन लिया है। पावो नुरमी गेम क्या है? देखिए दोस्तों, पावो नुरमी गेम एक वार्षिक ट्रैक एंड फील्ड मीट है, मतलब एक तरीके से एथलीट्स के लिए है स्पेशल, जो फिनलैंड के तुर्क में पावो नुरमी स्टेडियम में होता है। हर साल फिनलैंड के तुर्क में पावो नुरमी स्टेडियम में इसका आयोजन होता है। यह पहली बार 1957 में आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता 2017 से IAAF यानी कि जो इंटरनेशनल एथलीट फेडरेशन है उसका हिस्सा बन चुकी है। तो यार, इसमें नीरज चोपड़ा ने अपने 85.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पावो नुरमी खेलों में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। फिनलैंड के टोनी कैरान ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और हमवंत यानी कि फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर ने कांस्य पदक जीता है। पावो नुरमी गेम ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता होती है, केवल सबके लिए नहीं है, जो एथलीट्स होते हैं वही इसमें स्पोर्ट होते हैं, एथलेटिक्स वाले। भारतीय रिजर्व बैंक को हाल ही में मेन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसको गया? RRB, भारतीय रिजर्व बैंक। यूके, यूनाइटेड किंगडम का प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया। RBI की तरफ से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए जो भी बैंक कुछ हटके काम करता है, कुछ यूनिक काम करता है, बेहतर काम करता है, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से, जो कि इस बार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। यूके का एक बहुत ही पॉपुलर पुरस्कार है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली में आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, G7 ग्रुप ऑफ 7 इसको बोला जाता है। इस बार 50वां एडिशन इसका आयोजित किया गया। कहां पर? इटली के अंदर।
कौन कौन देश इसके सदस्य हैं? भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन हर बार भारत के प्रधानमंत्री को इसमें स्पेशल इनविटेशन भेजा जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। G7 क्या है? G7 दुनिया की सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें यानी कि जो ऐसी कंट्रीज है ना जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, वो इसके सदस्य हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, साथ ही USA और कनाडा, ये इसके मतलब पार्टिसिपेट करते सदस्य है। साथ ही IMF जो मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी इसमें स्पेशल इनवाइट रहते हैं। मूल क्या है? G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट से हुई थी। यानी कि 1973 में तेल का संकट आ गया था, ऑयल का, एक तरीके से, ठीक है। तो यार उसको बढ़ावा देने के लिए जो पैसे की कमी पड़ी, उससे निपटने के लिए इस ग्रुप की स्थापना करी गई थी, जिसमें प्रमुख 6 औद्योगिक क्षेत्र के देशों के नेताओं को 1975 में एक बैठक में बुलाने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें भाग लेने वाले देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली। कनाडा 1996 में इसमें शामिल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप G7 का गठन हुआ था। यानी कि 7 देश इसके सदस्य हैं। 1997 में रूस के मूल 7 में शामिल होने के बाद इसे कई वर्षों तक G8 के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को सदस्य के रूप से निष्कासित कर दिया जाने के बाद इसका नाम बदलकर G7 कर दिया गया। यानी कि इसको बीच में G8 भी कहा जाने लगा था, क्योंकि रूस ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसके बाद रूस को इसकी सदस्यता होनी पड़ी। तो यार इनका मकसद यही होता है, जो इन देशों के बीच में या फिर दुनिया भर के अंदर ग्लोबली कोई भी विपत्ति आ रही है, अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, उसको अपने अपने देश में और बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे देश के जो बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। PM के प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख होते हैं। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय है ना, उसके जो प्रमुख होंगे, हेड होंगे, वो दोस्तों प्रधान सचिव होंगे प्रधानमंत्री के। वह भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का पद संभालना होता है, ठीक है। तो दोस्तों किन को चुना गया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा को चुना गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के सीएम राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार दिया गया। देखिए दोस्तों, इस वर्ष के विजेता स्कूल को $50,000 की पुरस्कार राशि भी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था G4 एजुकेशन ने रतलाम जिले के सीएम राइज स्कूल विनोबा को इनोवेशन और झाबुआ जिले के सीएम राइज स्कूल कल्याणपुरा को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया। देखिए दोस्तों, 10 में से 5 जो स्कूल्स हैं वो भारत के ही हैं। यानी कि उन स्कूलों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आते हैं, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बढ़ के काम करते हैं अपने छात्रों के लिए, जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए, उन स्कूलों को दिया जाता है। और ये सभी हमारे सरकारी स्कूल हैं। ये देखिए, ये 5 स्कूल है कैटेगरी वाइज सेलेक्ट भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल। सीएम राइज स्कूल कल्याणपुरा, साथ ही रियान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज है, सीएम राइज स्कूल विनोबा है, साथ ही कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, मुंबई पब्लिक स्कूल, LK वागजी इंटरनेशनल। ये 5 स्कूल है। किस लिए किनको चुना गया ये सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 यूनिट ब्लड भी डोनेट करते हैं तो यार किसी की वो कितना काम आ सकता है, किसी की जान बचाई जा सकती है। क्लियर है। हर साल एक अलग थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था 20 years of celebrating giving thank you blood donors। ये इस बार थीम था। द
इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004, यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2004 से हुई थी। क्लियर है? इंटरनेशनल 4 ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी थी, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी 2004 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करा। देखिए दोस्तों, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा राज्य के 8 शहरों जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो है, इनको जोड़ेगी। तो ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा है, जिससे जो गरीब लोग हैं वो भी वायु यात्रा कर सकेंगे। और ये जो पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है मध्य प्रदेश के, ये 8 अलग अलग शहर, यहां तक ये सेवा जोड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो मतलब टिकट का खर्चा है वो भी काफी कम रखा गया है शुरुआत में। तो यह है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया है हाल ही में। चंद्रबाबू नायडू स्क्रीन के ऊपर 4थी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? सैयद अब्दुल नाजिर। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास GMAX 24 के 8वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। देखिए दोस्तों, GMAX दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। ध्यान से देखिए, GMAX जो अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, द्विपक्षीय है, भारत और जापान की नौसेना के बीच में होता है। इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। जुलाई 2023 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा 7वां GMAX 2023 की मेजबानी की गई थी। किरण रिजिजू को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि किरण रिजिजू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बन चुके हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू करा। एक पेड़ मां के नाम अभियान किसने शुरू करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को करा, क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इन्वायरमेंट को साफ और स्वच्छ रखिए, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है अलग थीम के साथ। इस बार इसका थीम था लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलियंस। इस बार इसका थीम ना नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पद से 24 साल के राज के बाद इस्तीफा दे दिया है। सीएम को ये क्या है यार, ये बार बार रघुवर दास सीएम में पता नहीं क्या है। चरण सिंह मांझी सीएम है और रघुवर दास गवर्नर है उड़ीसा के। पता नहीं कैसे टाइप हो रहा है बार बार। नेक्स्ट है 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, तो इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस का जो तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीएम कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। हर साल 2 जून को मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हर साल 2 जून को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य, 2014 में इसका गठन हुआ था। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, अभी बता चुका हूं। इससे पहले एक बार और भारत जीत चुका है। देखिए दोस्तों, 2007 में भारत ने इस खिताब को अपने नाम करा था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे। 2009 में पाकिस्तान ने जीता, 2010 इंग्लैंड, 12 वेस्ट इंडीज, 14 श्रीलंका, 16 वेस्ट इंडीज, 2021 ऑस्ट्रेलिया, 22 इंग्लैंड और फिर 2024 भारत। यानी कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और भारत, ये 3 सबसे सक्सेसफुल टीम है T20 वर्ल्ड कप की। नेक्स्ट है
बोनी कपूर ने यमुना प्राधिकरण के साथ नोएडा फिल्म सिटी निर्माण को लेकर समझौता किया। आप सभी ने न्यूज में बहुत ज्यादा देखा होगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसके लिए टेंडर्स भी निकाले गए। अक्षय कुमार भी रेस में थे, लेकिन टेंडर को हासिल किसने करा? बोनी कपूर ने करा। ठीक है, तो बोनी कपूर बनवा रहे हैं नोएडा के अंदर फिल्म सिटी। इसकी जो शुरुआत होने जा रही है बनने की, अभी से होने जा रही है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही नोएडा फिल्म सिटी बनेगी। आने वाले 6 महीने के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस फिल्म सिटी को 1000 एकड़ में बनाया जाएगा और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। भूटानी समूह के आशीष भूटानी और बोनी कपूर ने ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के कार्यालय में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह और अतिरिक्त सीईओ शैलेंद्र भाटिया की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता। तो भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार आईपीएल का जो शायद 17वां एडिशन था, उसका खिताब किसने अपने नाम कर लिया? कलकत्ता नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर लिया। ये देख लीजिए पूरी लिस्ट। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 जीत लिया है। 2012 और 14 में पिछली जीत के साथ यह जीत केकेआर की तीसरी आईपीएल ट्रॉफी है। पुरस्कार राशि केकेआर को विजेताओं के रूप में 20 करोड़ रुपए और सनराइजर हैदराबाद को उप विजेता के रूप में 12.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उभरते हुए खिलाड़ी यानी कि राइजिंग क्रिकेटर का जो पुरस्कार मिला वो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला सनराइजर हैदराबाद से। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर एंड सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नारायण को मिला। ऑरेंज कैप किसको? विराट कोहली को मिली, 741 रन इन्होंने बनाए हैं। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली है, 24 विकेट इन्होंने लिए हैं। सर्वाधिक छक्के अभिषेक कुमार ने लगाए हैं, 42 छक्के। सर्वाधिक चौके ट्रेविस हेड ने लगाए, 64 चौके लगाए। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट किसका रहा है? जेफ फ्रेजर का इसमें रहा है। साथ ही सीजन सर्वश्रेष्ठ रमनदीप केकेआर के रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ कहां गया? फेयर प्लेयर अवार्ड किसको मिला? प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को मिला। और पिच और ग्राउंड पुरस्कार किसको मिला? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद को मिला। फाइनल मैच का में देख लीजिए, मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिशेल स्टार्क, साथ ही मैच का फैंटेसी प्लेयर मिशेल स्टार्क रहा। साथ ही मैच में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? फाइनल मैच में वेंकटेश अय्यर। मैच में सर्वाधिक चौके किसने लगाए? फाइनल मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने। मैच में सर्वाधिक डॉट बॉल किसने डाली? हर्षित राणा ने। सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाई इस बार? 287 रन सनराइजर हैदराबाद ने बनाए थे। पहला मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। फाइनल मैच चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में ही खेला गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनसे पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जी सतीश रेड्डी हुआ करते थे, जो कि फिलहाल साइंटिफिक एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्टर के। सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? नए बताएगा कोई? उपेंद्र द्विवेदी जी, पहला ही क्वेश्चन था। मनोज पांडे पुराने थे। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। सीबीआई के नए डायरेक्टर परवीन सूद है। चीफ ऑफ रो कौन है? रवि सिन्हा है। इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ पनिक्कर। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो बैन चलेगा 24 मई 2024 से लेकर 24 मई 2025 तक चलेगा। तेलंगाना सरकार राज्य की बात हो रही है तो सीएम अनुमुला रिवांथ रेड्डी है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसको लगाया गया है। अनासुया सेन गुप्ता 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल है क्या। 2003 से पहले इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। ये एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है।
कांस फिल्म फेस्टिवल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रांस के कांस शहर में इसका हर साल आयोजन कराया जाता है। जो अलग अलग दुनिया भर की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म है वो इसमें नॉमिनेट की जाती है, जिसकी शुरुआत 1938 में से हुई थी। एडिशन इस बार इसका 77वां था। लोकेशन बता चुका, कांस फ्रांस में होता है। सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पाम डी और ग्रैंड प्रिक्स इसके अंदर है। ठीक है, 20 सितंबर 1946 में इसका पहला आयोजन कराया गया था। ठीक है, फाउंडेशन 1938 में ही हो गई थी, क्लियर है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है एक। अनासुया सेनगुप्ता कौन है, किस लिए इसको अवार्ड मिला है? कोलकाता की रहने वाली अनासुया को यह अवार्ड फिल्म द सेमलेस के लिए मिला है। फिल्म का निर्देशन और लेखन बल्गेरिया फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा ने किया है। इनको अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। सुनील छेत्री के बारे में कौन नहीं जानता होगा, इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वर्तमान में ब्लू टाइगर्स भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो उपनाम है इसके कप्तान थे। वह भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की जर्सी नंबर 9 पहनते हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 128 गोल के साथ दुनिया के अग्रणी गोल करने वाले खिलाड़ी है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 106 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं। सुनील छेत्री ने 150 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 94 गोल के साथ सूची में तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर सुनील छेत्री ने अब तक 515 मैच में 252 गोल किए हैं। सुनील छेत्री को कौन कौन से सम्मानित किया जा चुका है? सुनील छेत्री को 7 बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है। उन्होंने 2013 में भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2019 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार प्रथमा श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में फुटबॉल की विश्व शासी निकाय फीफा ने सुनील छेत्री पर कैप्टन फैंटेस्टिक नामक का एक वर्ग चित्र बनाकर सम्मानित किया था। पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान का रेमेल नाम रखा गया। पश्चिम बंगाल में आपने को पता हो, पश्चिम बंगाल को भी हिट करा था एक रेमेल तूफान ने। इसका नाम किसने रखा था? देखिए दोस्तों, इसका नाम जो रखा था वो रखा था ओमान ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की इस संस्था के कुल 185 देश सदस्य हैं। दरअसल WMO ने 1972 में पैनल ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थापना करी थी, जो कि तूफानों को नाम देते हैं। साल 2020 में कुल 169 तूफानों के नाम रखे गए और उन्हें रिलीज किया गया। तो दोस्तों, रेमेल तूफान का जो नाम दिया गया है वो ओमान ने दिया है। रेमेल तूफान का नाम ओमान ने दिया है। इस दौरान समुद्र में चक्रवाती तूफान की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। ये अभी शायद अप्रैल में आया था या मई में। हाल ही में श्रीलंका में फोन पे ने यूपीआई लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, श्रीलंका में भी यूपीआई लॉन्च हो चुका है। फोन पे के फाउंडर और सीईओ कौन है? समीर निगम है, 2015 से बने हुए। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल मणिपुर राज्य में शुरू करी गई। मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील यानी कि 4 पहियों पर ही स्कूल बना दिया गया है। एक पूरे बस के अंदर स्कूल तैयार किया गया है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रविवार को स्कूल ऑन व्हील पहल की शुरुआत की है। इसके तहत लाइब्रेरी, कंप्यूटर और खेल के सामान से लैस स्कूल बस एक शिक्षक के साथ अलग अलग शिविरों का दौरा करेगी। देखिए दोस्तों, एक बार दंगे हुए थे, ठीक है, मणिपुर के अंदर, जिसके बाद जो एसटी कैटेगरी के बहुत सारे लोग थे उनको शिविरों में रहना पड़ा। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो बेघर है, जो कि शिविर में रह रहे हैं, उन तक ये बस जाएगी जहां पर खेल के उपकरण रहेंगे, साथ ही कंप्यूटर रहने वाली है, लाइब्रेरी रहने वाले हैं और एक टीचर रहेगा, उनको वहीं पर जाके पढ़ाएगा। तो यार, स्कूल ऑन व्हील काफी बेहतरीन सी योजना है जिसकी शुरुआत करी है मणिपुर राज्य ने। सीएम कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह है और मैंने आपको राज्यपाल बताई दी है, अनुसुईया उइके है। कमल किशोर ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल SRSG के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का भी एक सब डिपार्टमेंट है या फिर सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बोलते हैं। इसी के ही
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं कमल किशोर जी को। कमल किशोर जी पहले कौन थे? सिंस 2015 से ही हैज सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है कि भाई यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया है कोई भारतीय। क्लियर है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन इज अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज स्टार्टेड पर्पस आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, यानी कि ग्लोबल पीस को बरकरार रखने के लिए, सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इस संस्था की शुरुआत करी गई थी, गठन करा गया था। फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, ईरान ने मिलकर करी थी। 24 अक्टूबर 1945 से इसकी शुरुआत हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट में। नोबेल पीस प्राइज से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट वन, काम्या कार्तिकेयन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। देखिए दोस्तों, पिता पुत्री की इस जोड़ी ने 20 मई 2024 को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर 8,849 मीटर की चढ़ाई कर सफलतापूर्वक कर ली है। मतलब काम्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है। बहुत बड़ी बात है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। कब से कब तक? 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक करा गया। तो यार ये भी भारत के अंदर ही आने वाला है। इसका नोवा एडिशन का आयोजन कराया जाएगा। क्लियर है? नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। तो यार जहां भी नीरज चोपड़ा का नाम आता है समझ लीजिए वहां तो गोल्ड आना ही आना है। देखिए दोस्तों, इस बार 27वां एडिशन था फेडरेशन कप 2024 का। क्लियर है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1946 में हुआ था। नीरज चोपड़ा को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर डीपी मनु थी। तीसरे स्थान पर डीपी मनु थे। उत्तम पाटिल तीसरे स्थान पर। भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास मेघालय उमरोई में शुरू किया गया। 13 मई से लेकर 26 मई 2024 के बीच में इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। ठीक है, भारत और फ्रांस की सेना के बीच में इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और फ्रांस दोनों में बारी बारी आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। 90 कार्मिकों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की 22वीं बटालियन ने किया। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होती है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्लियर है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो भूखमरी आई, महामारी आई, क्लियर है, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था दूसरा, तब यूनिसेफ का गठन किया गया था। यानी कि उनको जो बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, दवाइयाँ प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली बच्चों को इसकी शुरुआत करी गई थी। लेकिन अब ये ऑल ओवर इंडिया के ऑल ग्लोबली इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि एक बहुत बड़ी फेडरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। नाउ ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। फाउंडेशन 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। तो यार करीना कपूर को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया यूनिसेफ इंडिया का। सेल्फ हीलिंग रोड, सड़कें करेंगी खुद का इलाज, जाने कैसे खुद ब खुद रिपेयर होंगी सड़कें। तो यार ये अजीब सा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखिए दोस्तों, अब जो भारत के अंदर सड़कें बनेंगी ना, NHAI इस नई टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लेकर आया है। यानी कि अब सड़कें टूटेंगी नहीं, टूटी तो खुद ब खुद को रिपेयर कर लेंगी। इस टेक्नोलॉजी में सड़कों के निर्माण में एक विशेष प्रकार के एस्फोल्ट डांबर का उपयोग किया जाएगा और सड़क निर्माण के समय डांबर के साथ इसमें स्टील के पतले रेसे डाल दिए जाएंगे। जैसे ही सड़क में कोई गड्ढा या टूट फूट होगी, एस्फाल्ट गर्म होकर फैलना शुरू हो जाएगा और स्टील के पतले रेसों के साथ कंक्रीट को बांधकर सड़क को फिर से रिपेयर कर देगा। देखिए दोस्तों, नए प्रकार का डांबर मिश्रण सड़क को स्वतः रूप से मरम्मत कर देगा। क्लियर है? यह कंपोजिट स्टील फाइबर और बिटुमिन का मिश्रण है।
जनरल टू लैम्प को हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। तो दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन है? जनरल टू लैम्प वियतनाम के हैं। पीएम कौन है? फाम मिच चिन, क्लियर है। कैपिटल हुनोई है वियतनाम की। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज है। पॉपुलेशन 2022 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 9.82 करोड़ है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था द्वारा जारी किया गया। भारत को कितनी रैंक मिली ये देखना दिलचस्प है। दोस्तों 119 कंट्री में से भारत को 39वीं 39 रैंक मिली है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल इसको जारी करता है। ये देखा जाता है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म को लेकर किस देश के अंदर कितना विकास हुआ है, किस देश के अंदर ट्रेवल और टूरिज्म को कितना ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। जो टूरिज्म स्थल है ट्रेवल के, उनमें कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना मॉडर्नाइज उनको किया गया है, ये देखा जाता है। तो दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर सर्वे करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट को, दूसरा स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड और भारत 39वें स्थान पर है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। दुनिया भर के अंदर भूखमरी को खत्म करने के लिए वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम इस बार था इसका थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस बार ये 15वां एडिशन था। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1998, 2002, 2010 में खिताब जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम 2010 में पाकिस्तान को 25 रन से हराकर चैंपियन बनी थी। देखिए दोस्तों इस बार इस मुकाबले में भारत टीम के जो कप्तान थे उदय सहारेन थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? क्वाना मफाका को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। दक्षिण अफ्रीका के बनोनी में 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जबकि भारतीय टीम इस खिताब को कुल 5 बार जीत चुकी है। भारत ने इस मुकाबले को वर्ष 2008, 2000, 2012, 2018, 2022 में जीत चुका है। देखिए अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है। इंडिया यहां तक का है। ऑस्ट्रेलिया, आप पूरी तालिका देख सकते हैं, 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया इसको। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि भारत के अंदर साइंस को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार इसका? इंडिजेनवस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, इस बार इसका थीम था। आप सभी को पता है हर साल 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। देखिए दोस्तों भारत के बहुत बड़े फिजिसिस्ट सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी और 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? फर्स्ट नेशनल साइंस डे वाज सेलिब्रेटिंग ऑन फरवरी 28, 1987। 28 फरवरी 1987 को पहला साइंस डे मनाया गया था। सरकार ने हाल ही में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा करी। 2 पूर्व प्रधानमंत्री जिसमें से चौधरी चरण सिंह जी और साथ ही आपको पता होगा ये पीवी नरसिम्हा राव जी, इन दोनों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 5 पर्सनैलिटी को इस बार भारत रत्न दिया गया है। देयर आर 54 रिसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न। अब तक 54 कैंडिडेट्स को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी, पहला अवार्ड जो दिया गया था 1954 में दिया गया था। इस बार कौन कौन भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रह चुके हैं ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर ऐसे होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक की पूरी लिस्ट है। इस बार किन किन को भारत रत्न दिए गए? देखिए दोस्तों ये कहा जाता है कि एक साल में केवल 3 पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिए जाते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। 5 पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे बिहार के, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ ही मनसुख संभाषिवन स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े जनक इनको माना जाता है। साथ ही दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी, साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि बीजेपी पार्टी के संस्थापक भी हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। देखिए दोस्तों अब तक सिक्किम राज्य के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है।
सिक्किम holds the title of least population state in the India with a population of 6,10,577। सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, केवल 6,10,577 पॉपुलेशन है। पीएम मोदी ने रांगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। यह सिवोक पश्चिम बंगाल में से रांगपो सिक्किम तक चल रहे 45 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का एक मुख्य घटक है। सरकार द्वारा 29 रुपए में लॉन्च किया गया भारत चावल। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है पीयूष गोयल जी के अंडर। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है भारत का 29 रुपए का चावल। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, भारत सरकार भारत चावल इसको नाम दिया गया है। केंद्रीय भंडार के अंडर ही आता है, जिसका प्राइस 29 रुपए पर केजी है। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि एक बहुत बड़ा लिटरेचर अवार्ड है। 2022 का पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मोजो को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। तो यार गुलजार और जगत राम भद्राचार्य जी को इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 फरवरी को भारत के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में मनाया जाता है, जिसका गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो भारत की तट है उसकी रक्षा करने का काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए दोस्तों, बाकी की जो सेनाएं हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1995 को इसका गठन हुआ था। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। इंडियन एयरफोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इंडियन नेवी का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। असम राइफल का जो गठन हुआ था 24 मार्च 1835 में हुआ था, लेविस आर्मी के तौर पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 में। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का गठन 10 मार्च 1969 में। सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 में। आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का गठन 22 सितंबर 1986 में। एसएसबी का गठन 15 मार्च 1963 में। हाल ही में रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी के निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक, ठीक है, का पद ग्रहण किया। देखिए दोस्तों, 26 फरवरी 2024 को इन्होंने पद ग्रहण करा है अपना, जो कि बीएससी मैकेनिकल इंजीनियर है। क्लियर है, 1988 में ग्रेजुएट पूरा कर लिया था। हेडक्वार्टर एनटीपीसी का न्यू दिल्ली के अंदर है। सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह है। 28 जनवरी 2016 से अभी तक का। एनटीपीसी का जो गठन हुआ था 7 नवंबर 1975 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 85वें स्थान पर। देखिए दोस्तों, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, देखा जाता है कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल मतलब कौन से देश का पासपोर्ट अपने नागरिकों को बिना वीजे के ज्यादा से ज्यादा कंट्री में जाने का मौका देता है, उसी को ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। तो दोस्तों, जो ऐसा देश होगा, ऐसे देश का पासपोर्ट होगा जो कि अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा कंट्रीज में जाने का मौका देगा विदाउट वीजा ऑन अराइवल, वो रैंक फर्स्ट पाएगा। तो रैंक फर्स्ट पे आता है हमारा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के साथ पासपोर्ट शक्ति के शिखर पर है। प्रत्येक अपने नागरिकों को 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच देता है। तो भारत को 75वां स्थान मिला है। समझ गए? ये रैंकिंग है पूरी। पहला स्थान इन सभी कंट्रीज को मिला है जो कि 194 कंट्रीज में जा सकते हैं बिना वीजे के। सेकंड स्थान पर फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन है, 193 कंट्रीज में जा सकते हैं। तीसरे पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, ल्यूमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी हैं। और 85 स्थान पर इंडिया है जो कि 62 कंट्रीज में बिना वीजे के जाने का मौका देता है। रेणु सूद कर्नाड को पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। पेयू है क्या? पेयू इज अ नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू ऑनलाइन मर्चेंट, यानी कि जो ऑनलाइन मर्चेंट हैं उनको पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है पेयू। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2002 एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन होफड्रोप। It allows online business to accept and process payment. ऑनलाइन बिजनेस को पेमेंट एक्सेप्ट करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करना, ये एक मेथड प्रोवाइड करता है पेयू। तो भाई पेयू की जो नई अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक चुनी गई है
वो रेणु सूद कर्नाड चुनी गई है। तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई। देखिए दोस्तों, इसरो का यह नया स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ में बनेगा और तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में विकास को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में यह स्थित है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया। आयुष मंत्रालय आपको पता है भारत सरकार के अंदर आता है। भारत के एक आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत बड़ी संस्था है या फिर मिनिस्ट्री है, जो कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। यह समझौता आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा, जैसे कि भारत के अंदर आयुर्वेद है, थाईलैंड में थाई पारंपरिक चिकित्सा है, का एक अकादमिक सहयोग की स्थापना के लिए किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA ने 27 फरवरी 2024 को थाईलैंड सरकार के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। थाईलैंड की बात हो रही है, राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बेहद बात है, प्रधानमंत्री श्रेथा थाविशीन है थाईलैंड के। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। देखिए दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए, जो कि 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक चला। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो हम यार इलेक्शन कमिश्नर्स की भी बात करेंगे। अगर हम बात करें चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार जी हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, जो कि 2 होते हैं, दोनों के दोनों रिटायर हो चुके हैं, नए चुने जा चुके हैं। एक तो मेरे याद है ज्ञानेश कुमार है, नोट करिए GYNESH ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये हैं। और दूसरे सुखबीर, हाँ सुखबीर सिंह सांधू, सुखबीर सिंह सांधू, ये दोनों पुराने हैं, अपडेट कर लीजिएगा। एक तो है ज्ञानेश कुमार, एक सुखबीर सिंह सांधू है। और चीफ ऑफ कौन है इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत के 553 ऐसे स्टेशन चुने गए हैं जिनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, क्लियर है, और ज्यादा विकसित किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। प्रधानमंत्री 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में निर्मित 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। इस तरह पूरी परियोजना 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। यह ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन का आयोजन भारत और जापान के बीच किया गया। देखिए दोस्तों, भारत और जापान की सेना के बीच में धर्मगार्जन का आयोजन किया गया। यह 5वां एडिशन इस बार था, जो कि राजस्थान के अंदर किया गया। पीएम मोदी असम राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मतलब कर चुके हैं, क्योंकि करंट अफेयर 2, 2.5, 3 महीने पुराना है। सबसे पहले समझेंगे वीर लाचित बरफुकन है कौन। देखिए दोस्तों, वीर लाचित बरफुकन ने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगल आक्रमण को रोकने के लिए प्रसिद्ध होते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। देखिए दोस्तों, ये युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था और अहोम साम्राज्य हुआ करता था एक असम राज्य में बहुत पहले, जिसके संस्थापक छोलुंग सुखफा थे। 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक हुआ करते थे और उसी के शासक थे वीर लाचित बरफुकन, जो कि काफी वीर शासक थे। इसीलिए असम राज्य में पीएम मोदी इनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने
रोहित शर्मा। दोस्तों इन्होंने अपने 6000 छक्के पूरे कर लिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सॉरी 6000 नहीं, 600 छक्के पूरे कर लिए हैं इन्होंने। रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दूसरे कप्तान हैं। वह केवल इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन से पीछे है। मतलब बतौर कप्तान भी दूसरे नंबर पर आते हैं सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले। क्लियर है? बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के किसने जड़े हैं? ये कप्तान है, ये कुल छक्के हैं। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के 233 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान की बात हो रही है, वैसे तो रोहित शर्मा 600 प्लस छक्के लगा चुके हैं टोटल, और ये ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 212 छक्के लगाए हैं। तो यार अभी तो बहुत खेलने वाले हैं, रोहित शर्मा टॉप पर पहुंचने वाले हैं। एमएस धोनी ने 211, वाओ, एमएस धोनी फिनिशर होते हुए भी। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के 171 और ब्रेडन मैकुलम न्यूजीलैंड के 170। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो बेटियां उनकी पढ़ाई के लिए हर साल 15,000 रुपए देती थी, लेकिन अब 15,000 से इस राशि को 25,000 रुपए कर दिया है। इस अप्रैल से शुरू होने वाले प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो भाई तेलंगाना राज्य के अंदर एक और विशाल रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी है, जिसका नाम है कोमुरावेली रेलवे स्टेशन। तेलंगाना के सिद्धपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। इसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर का कोमुरावेली गांव में है। इस साल यहां करीब 25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। क्लियर है? 12 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, यानी कि हर साल 12 फरवरी को भारत के अंदर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, एक अलग थीम के साथ। 2024 में इसका थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी, जो कि शहीद हुए थे 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते। नीलगिरी का जो जंगल था तमिलनाडु में, वहां पर ये शहीद हो गए थे। ठीक है, अब कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी नोट कर लीजिए, अनिल चौहान है दूसरे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो दोस्तों देहरादून में बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया। किसने किया? मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार भी 13 फरवरी को भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। क्लियर है? और क्यों मनाया जाता है आप सभी को पता है, सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है 13 फरवरी को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1889 में। 2 मार्च 1949 में इनका निधन हुआ था। ये भारत में किसी भी राज्य की पहले गवर्नर थी। उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर बनी थी 15 अगस्त 1997 में। 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल चला था। बहुत बड़ी कवि भी थी, लेखक भी थी, साहित्यकार भी थी, और बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट भी ये थी। क्लियर है? गैलन मैक्सवेल ने T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों की बराबरी करी। देखिए दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जो शतक है वो फिलहाल रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के हैं। इन्होंने 5-5 शतक लगाए हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन है? भारत के सूर्य कुमार यादव। गैलन मैक्सवेल ने 94 इनिंग्स में लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 143 इनिंग्स में लगाए हैं, और सूर्य कुमार ने मात्र 57 इनिंग्स में 4 शतक लगाए हैं। तो यार अभी तो बहुत लगाने हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह जो कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, MS स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं, हाल ही में 98 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, गरीबों के मसीहा भी इनको कहा जाता है। किसानों के हित में इन्होंने बहुत जबरदस्त काम करी है, और केवल भारत में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रसिद्ध करा था। क्लियर है? ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत
मतलब जो अनाज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी थी 1960 में। रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष बने। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14th प्रेसिडेंट थे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, हाल ही में सारथी पोर्टल लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, कृषि के लिए, किसानों की हेल्प के लिए, ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल को लॉन्च किया। पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 8 फरवरी 2024 को देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीयकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन, जो कि 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी व कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म एक समारोह में लॉन्च कर चुके हैं। हाल ही में भारतीय हस्ती आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया। देखिए दोस्तों, गोल्डन वीजा जो होता है एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा होता है, जो कि कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी को देता है यूएई सरकार। इनसे पहले संजय दत्त, कुछ और पर्सनैलिटी को दिया जा चुका है। और आनंद कुमार के बारे में आप जानते होंगे, भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आपको पता ही होगा। इनके ऊपर सुपर 30 मूवी बनी है। बहुत बड़े, मतलब जो भारत को बहुत बड़े बड़े आईआईटीएन इन्होंने दिए हैं। द गोल्डन वीजा इज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस। गोल्डन वीजा क्या होता है? डेफिनेशन मैंने लिख दी है। एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा होता है, लगभग 10 साल तक शायद इसकी वैलिडिटी होती है, कुछ इस टाइप की, जो कि जिसके ऊपर मतलब इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट्स और रिटायर प्रोग्राम, मतलब उनके लिए एक गोल्डन टिकट होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के अंदर स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कर दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? फ्रांस। तो दोस्तों, फ्रांस में भी यूपीआई अब चल चुका है। अगर आप फ्रांस के अंदर जा रहे हो घूमने के लिए, तो वहां पर आपको कैश एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं है, करेंसी एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे यूपीआई के थ्रू। नेक्स्ट है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस बन गया है। तो दोस्तों, डिजिटल वीजा जारी करने वाला पहला देश फ्रांस बन चुका है। आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, पेटीएम वॉलेट पे नहीं, पेटीएम बैंक पे, पेमेंट्स बैंक पर यह प्रतिबंध लगा है, यह बैन हो चुका है। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों, इलेक्शन मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्टेट आइकन, पंजाब का स्टेट आइकन कौन है? शुभमन गिल। स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने ओलेग कोनोनेंको, अजीब सा नाम है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय इन्होंने बिताया रसिया के हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के अनुसार ओलेग कोनेंको ने अपने हमवतन गेनेडी पलडका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पलडका ने 5 अंतरिक्ष मिशनों के दौरान स्पेस में 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड बिताया था। और इन्होंने कितना बिताया है? इनका तो बहुत ज्यादा टाइम है, 878 है। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड समर जोसेफ ने जीता। यह है समर जोसेफ, जो कि एक क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के। तो दोस्तों, जनवरी का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो इनको दिया गया था। हर महीने किसी न किसी खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रदर्शन करता है। संस्कृति मंत्रालय में
मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू करी। देखिए दोस्तों, जो संस्कृति मंत्रालय है इसने मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू करी। जो गांव है ये देखिए, गांव में बसी धरोहर को आप तक पहुंचाने वाले पोर्टल मेरा गांव मेरी धरोहर का लोकार्पण हो चुका है 27 जुलाई 2023 से, ठीक है। और ये फाइनली एक्टिवेट हो चुका है जनवरी 2024 के आसपास शायद। क्लियर है? जो गांवों के अंदर ऐसी धरोहर है, जो ऐसा कल्चर है जो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचता, जो छिपा हुआ है, उनको सबके सामने लाने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है। यानी कि यहां पर भी लोग देखने जा सकते, घूमने जा सकते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन जोड़ दी गई है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट ने जीता। देखिए दोस्तों, एक एल्बम है दिस मोमेंट, इसने 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीती है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी है। इन्होंने शायद इस बार अपना छठा बजट पेश किया है और रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है। 6.1 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है रक्षा मंत्रालय को। इन टर्म बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में 6 बजट पेश कर चुकी हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने हाल ही में सूरत हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। देखिए दोस्तों, बहुत टाइम से गुजरात में सूरत हवाई अड्डा है जो कि एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा था, लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। यानी कि अब यहां पर टेक ऑफ और लैंड करेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, किया जा चुका है 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 तक। मिलन 2024 ये जो है ना, मिलन अभ्यास जो है नौसेना का अभ्यास है। यानी कि भारत की और जो अलग अलग देशों की, जैसे कि सिंगापुर की नौसेना है, ठीक है, ये आपस में अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और इस बार 2024 में ये 12वां एडिशन था और ये 2 साल में एक बार आयोजित कराया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे एम्स हैं, शायद 19 एम्स रनिंग में है, ठीक है, और भी काफी सारे एम्स बनने लग रहे हैं, चालू होने वाले हैं, शायद 25 के आसपास हो जाएंगे अगले साल तक। अब एक और एम्स भारत को मिल चुका है जो कि एम्स जम्मू है, इसका उद्घाटन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट वन, 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ आयोजित किया गया, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। देखिए दोस्तों, 17 से लेकर 21 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया। टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। कठपुतली फेस्टिवल है भारत का ये। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में विधु विनोद चोपड़ा की बारबी फेल ने किया कमाल, जीते कई सारे अवार्ड। दोस्तों, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, जाहिर सी बात हो सभी है, अगर आपने बारबी फेल नहीं देखी, जो कि जिसका निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने करा है और जिसमें मेन एक्टर के तौर पर कौन है, विक्रांत मैसी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है यार, हर एक एस्पिरेंट को जरूर देखनी चाहिए। तो यार फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसी को मिला है, ठीक है, तो काफी बढ़िया मूवी है। भारत के गुजरात राज्य में बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात राज्य में तैयार किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट 5000 मेगावाट वाला सोलर पार्क है जो कि धोलेरा गुजरात में बना है। 6 राज्यों को जोड़ेगा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली, साथ ही राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई को जोड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में 6 बजट पेश कर चुकी है। दोबारा से क्वेश्चन आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126वें पायदान पर रहा। देखिए दोस्तों, टोटल 143 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया, देखा गया कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न है, खुश है, यानी कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से मिल रही हैं, उनको एजुकेशन के क्षेत्र में कितने मौके मिल रहे हैं, क्लियर है, साथ ही उन रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं। जब ये सारी चीज होंगी, किसी देश का नागरिक तभी तो खुश होगा, तभी तो वो खुशहाल रहेगा। तो इन्हीं चीज, यही पैरामीटर्स देखे जाते, तो रिपोर्ट जारी करी जाती है
जिससे पता चलता है कि कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। तो यार 143 कंट्री में से भारत को 126वां स्थान मिला है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि हर साल इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। क्लियर है। 6 पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं। जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, हेल्दी लाइफ एक्सेप्टेंसी देखा जाता है। क्लियर है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, साथ ही जेनरसिटी, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। क्लियर है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी देख लेते हैं भाई कितने खुश हैं, उनको कितनी रैंकिंग मिली है। भारत को तो 126 मिली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में फिनलैंड को पहली रैंक मिली है, आइसलैंड तीसरे नंबर पर, इजराइल 5वें पर, कनाडा 15वें पर, यूके 20वें पर, यूएस 23वें नंबर पर आ रहा है, चाइना पड़ोसी देश 60वें नंबर पर है, साथ ही नेपाल 93, मच बेटर देन इंडिया, साथ ही यूक्रेन 105, पाकिस्तान 108, यानी कि भारत के लोगों से ज्यादा खुश है पाकिस्तान के लोग। यार क्या देखकर बना रहे हो। 126वीं रैंक इंडिया को मिली है, श्रीलंका 128, अफगानिस्तान बेचारा लास्ट में 143, ठीक है, लास्ट में है अफगानिस्तान, बांग्लादेश 129। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया और 20 मार्च को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है एक अलग थीम के साथ। इस बार इसका थीम था रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेसिलेंट कम्युनिटीज। देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करी थी 28 जून 2012 से कि भाई इसको हर साल मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर सनराइजर हैदराबाद ने बनाया। देखिए दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद ने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करा था 287 रनों का। क्लियर है। और इस बार ही सनराइजर हैदराबाद ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करा था मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रनों का। क्लियर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सनराइजर हैदराबाद 25 रनों से ही जीत पाया था। आरसीबी ने काफी जबरदस्त हौसला दिखाया था। 15 अप्रैल 2024 को यह मैच खेला गया था। ट्रेविस हेड ने 41 बॉलों में 102 रन बना दिए थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर सनराइजर हैदराबाद ने बनाया। दूसरे टीम स्कोर की बात हो रही है जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था 277 रन का। ठीक है, वही बात है बस। ये रहा सारे, मतलब जो ऐसी टीम है जिन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। सनराइजर हैदराबाद 287, 277, तीसरे नंबर पर केकेआर 272 बनाया है इन्होंने भी 2024 में ही। आरसीबी 263 बनाया था एक बार, 257 लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी 248, फिर सीएसके 246, मुंबई इंडियंस 246। तो ये पूरी लिस्ट है, ये रहा पूरा नया स्कोर, नई लिस्ट ये रही इसकी पूरी। हैदराबाद 287, फिर हैदराबाद 277, कोलकाता, आरसीबी ये पूरा है। ठीक है, किसके खिलाफ बनाए वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। ये रहा अपोजिशन में कौन था, कौन से ग्राउंड पर और कौन सी डेट पर। आईपीएल इतिहास में दोनों पारियों में मिलाकर सबसे बड़ा टोटल 549 रन बने थे, दोनों पारियों में मिलाकर। क्लियर है। सरपासिंग द 517 रन बिटवीन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज। एक बार 2023 में मैच हुआ था T20 का, जिसमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मिलाकर स्कोर 517 था। ठीक है, उसको तोड़ दिया है आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के इस स्कोर ने। आईपीएल 2024 में पहले सनराइजर हैदराबाद में पैट कमिंस को अपना नया कप्तान चुना। देखिए दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद की जो इस बार कप्तानी करी थी वो पैट कमिंस ने करी थी। आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे काफी सारे। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टियाना पिजकोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। ये है दोस्तों चेक रिपब्लिक की क्रिस्टियाना पिजकोवा, जिन्होंने 71 मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। और खास बात यह है कि जो 71वां मिस वर्ल्ड हुआ है ये मुंबई के अंदर ही इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, भारत की तरफ से कंटेस्टेंट थी सिनी शेट्टी। क्लियर है, टॉप 8 में इन्होंने अपनी जगह बनाई थी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए भारत से कौन कौन मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, तो देखिए इंडिया हैज वॉन प्रेस्टिजियस टाइटल 6 टाइम। मिस वर्ल्ड का टाइटल भारत से 6 बार जीत चुका है। सबसे पहला रीटा फारिया ने जीता था 1966 में, ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1994 में, डायना हाइडेन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने 2000 में और मानुषी छिल्लर ने 2017 में अपने नाम किया था। मिस वर्ल्ड है क्या ये भी देख लीजिए। ये एक ब्यूटी पेजेंट है। यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। क्लियर है।
साथ ही दोस्तों इसके साथ मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ भी है। ठीक है, ये 4 बड़े पेजेंट हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी हैं, जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने राष्ट्रपति भवन एवान ए सद्र में एक छोटे लेकिन औपचारिक समारोह में 68 वर्षीय श्री जरदारी को शपथ दिलाई। श्री जरदारी ने डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लिया, जो सितंबर 2023 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 5 महीनों तक पद पे रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सहित अन्य वरिष्ठ सेना और नागरिक अधिकारी शामिल थे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर के अंदर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। पानी की महत्वता को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। एक अलग यूनिक थीम के साथ इस बार थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। नोट करिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था माई हेल्थ माई राइट। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे की जो शुरुआत हुई थी 1948 से हुई थी। 7 अप्रैल 1948 से इसकी शुरुआत करी गई थी। WHO ने इसकी शुरुआत करी थी। नई दिल्ली में 4थे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना के अंदर है। 15 जून 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन हुआ था। फाउंडर्स कौन कौन थे इसके? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये थे। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें SCO सदस्य राज्यों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, यानी कि स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। समझ गए? SCO पवेलियन शोकेस, क्या क्या बात हुई? 15 से अधिक SCO स्टार्टअप ने अपने नवोन्वेषी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया, जिससे उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग और प्रेरणा की सुविधा मिली। भारत ने SCO सदस्य राज्यों के भीतर स्थायी स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने, सलाह देने और निवेशक और कॉर्पोरेट सगाई गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं का आयोजन भी किया। देखिए दोस्तों, ये 5वां एडिशन था SEO स्टार्टअप फोरम का, जो कि ये 4था एडिशन था। 5वां एडिशन जनवरी 2025 में इंडिया में ही किया जाएगा। SCO के कौन कौन देश सदस्य है? संघाई सहयोग सम्मेलन जो है, इसके कौन कौन देश सदस्य है? 8 देश सदस्य है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी। अब सवाल उठता है कि किनको नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? CP राधाकृष्णन इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज द 10th एंड करंट गवर्नर ऑफ झारखंड। देखिए दोस्तों, ये 10वें गवर्नर है झारखंड राज्य के। साथ ही तेलंगाना के भी इनको गवर्नर नियुक्त किया गया है, और इन्हीं के साथ साथ पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है यही। ठीक है, 19 मार्च 2024 से। क्लियर हुआ डाउट? नेक्स्ट है, रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किनको दिया जाता है? मैंने नीचे डेफिनेशन लिख दी है। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। यानी कि जो समाज कल्याण के लिए कुछ हटके करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। PV नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और शायद 9वें प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? हाल ही में इस अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपनी आय का आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत स्तर पर और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से दान में दिया है। उनकी परोपकारी की पहल स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। टाटा के परोपकारी
प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रशंसा और सम्मान दिलाया है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वुमेन आईपीएल था ना 2024 वाला, उसका जो दूसरा टाइटल था वो रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी ने जीत लिया है। ठीक है, वैसे तो आरसीबी कभी जीत नहीं पाई, लेकिन महिलाओं ने दूसरी बार ही इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। कैप्टन कौन थी आरसीबी की? स्मृति मंदाना, साथ ही कोच ल्यूक विलियम्स, ओनर कौन है? यूनाइटेड स्प्राइट आरसीबी महिलाओं की टीमों का। नायाब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। देखिए दोस्तों, पहले कौन थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर जी। अब किनको बनाया गया है? नायाब सैनी को बनाया गया है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है हरियाणा के। यशस्वी जायसवाल ने फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। देखिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने फरवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। किलियन मर्फी ने एकेडमी अवार्ड 2024, जिसको ऑस्कर के नाम से जानते हैं, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। इस एक्टर के बारे में जानते होंगे, ओपनहाइमर हाल ही में एक मूवी आई थी जिसमें ये मेन रोल प्ले कर रहे थे। किलियन मर्फी इनका नाम है। 2024 ऑस्कर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं, द एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी इसको जानते हैं, कॉमनली नोन एज द ऑस्कर और एकेडमी अवार्ड, आर अवार्ड फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको, फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। किलियन मर्फी वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 96th एकेडमी अवार्ड, यानी कि ये 96वां ऑस्कर अवार्ड का सीजन था, लॉस एंजलिस में इन्होंने जीता। किलियन वोन दिस अवार्ड फॉर क्रिस्टोफर नोलन, ओपनहाइमर के लिए ही, क्रिस्टोफर नोलन की जो ने डायरेक्ट की थी फिल्म ओपनहाइमर, इसके लिए ही इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? दिस वाज मर्फी फर्स्ट नॉमिनेशन एट द ऑस्कर अवार्ड, हिज फर्स्ट विन, यानी कि ये पहली बार ही ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट किए गए। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई टीम ने जीता। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। 2024 का खिताब मुंबई टीम ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में शरद कमल चुने गए। शरद कमल के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जो कि भारत के एक बहुत ही बेहतरीन टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और इतने बेहतरीन हैं कि इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, आपके ओलंपिक आ रहे हैं, डेट्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, लो सुन लीजिए डेट। 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। पेरिस ने इससे पहले 1900 और 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2006 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के लगभग 10,050 एथलीट्स भाग लेने की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है, याद रहेगा। ओलंपिक का कौन सा एडिशन है? 32वां एडिशन है। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। देखिए दोस्तों, 2-3 महीने पुराना करंट अफेयर है, अब चल रहा है आपका जुलाई, करंट अफेयर शायद मार्च का है जब आईपीएल शुरू हुए थे। देखिए दोस्तों, अब तक चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन अब फाइनली ऋतुराज गायकवाड़ चुने जा चुके हैं, और इस बार इन्हीं की कप्तानी के अंडर टीम खेली थी। काफी बढ़िया प्रदर्शन इस बार भी रहा था। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सही ऐप लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, इसरो जल्दी ही अपना गगनयान लॉन्च करेगा, जिसके तहत अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा, 4-5 क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए इसरो ने सखी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, सखी ऐप, पूरा ध्यान से पढ़िए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से एक अद्भुत ऐप सखी विकसित किया है। सखिया क्रू इंटरेक्शन के लिए अंतरिक्ष जनहित सहायता और नॉलेज हब मिशन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को
अपरिहार्य सहायता प्रदान करने वाला है। देखिए सखी क्या है, अ डिजिटल लाइफलाइन फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स। जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके लिए एक डिजिटल लाइफलाइन है सखी। क्लियर है, ये इसका इंटरफेस है। डेटा लॉगिंग, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ मॉनिटरिंग, मेजरिंग, फ्लाइट डायनेमिक, क्रू इंटरवेंशन। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है पुष्पक। देखिए दोस्तों, स्पेसएक्स के बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल इन्होंने ही बनाए थे, यानी कि जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ के आते हैं और फिर धरती पे इजीली लैंड कर जाते हैं, कोई डैमेज नहीं होता। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार यानी कि 22 मार्च को रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया, यह है पुष्पक। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के नॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। नेक्स्ट, और ये लास्ट था दोस्तों, खत्म होंगे हमारे 6 महीने के करंट इवेंट्स। बेहतरीन तरीके से हमने रिवीजन कर लिया है। क्लियर है, ये एक रिवीजन मैराथन थी। करंट अफेयर्स मैंने आपको मैराथन में पहले भी कवर करा रखे हैं, ठीक है। काफी सारे नए नए करंट इवेंट्स आपको पढ़ने को मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे और उनको अच्छे से 2-4 बार रिवाइज भी कर लोगे अपने किसी भी एग्जाम से पहले। क्लियर है, तो दोस्तों 6 महीने के करंट अफेयर अगर आपने यहाँ तक देखिए, कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग थे जिन्होंने सीरियसनेस के साथ इस मैराथन को यहाँ तक अटेंड किया है। बाकी दोस्तों, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट्स वहां पर आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं। सोनू हलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आज का ये मैराथन लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। हालांकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसको कराना ही है तो कराते हैं प्रायोरिटी पे रख के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पसंद आया हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।